अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री की थोड़ी बेसिक डेफिनेशंस के हवाले से पढ़ा था और साथ ही साथ हमने एलिमेंट्स का कुछ पोर्शन कवर किया था। तो जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है वो हम आज कवर अप करेंगे और साथ ही साथ हम कंपाउंड्स के हवाले से भी पढ़ेंगे। तो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स तक पढ़ा था, तो उससे अगला टॉपिक यानी कि वैलेंसी, उससे हम स्टार्ट करने लगे हैं आज। तो वैलेंसी क्या है? व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, यानी कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलने की जो इस्तेदाद होती है हम उसे कहते हैं वैलेंसी। एक एटम की कितनी कैपेसिटी है जो वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिले, ठीक है, उस कैपेसिटी को हम कहते हैं वैलेंसी। जब हम वैलेंसी की टाइप्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। तो वैलेंसी डिपेंड किस चीज़ पर करती है? वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर डिपेंड करती है। सबसे बैरूनी शेल पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर डिपेंड करती है। अब इसकी तीन टाइप्स हैं वैलेंसी की: वैलेंसी ऑफ सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स, वैलेंसी ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड्स और वेरिएबल वैलेंसी। अब वैलेंसी ऑफ सिंपल कोवलेंट कंपाउंड क्या है? वैलेंसी ऑफ सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में दो चीज़ें याद रखनी है बस। नंबर 1 कि कितने हाइड्रोजन एटम है, और नंबर 2 कितने बॉन्ड हैं, उनको हमने गिन लेना है और जितनी तादाद हमें मिलती है वही उस कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी होगी। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। हमने एक कोवलेंट कंपाउंड लेना है, ठीक है, उसमें जो मेन एलिमेंट होगा हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, हमने उसकी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स की तादाद को देख लेंगे, या फिर उस एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड्स मौजूद हैं वो देख लेंगे और उन्हें काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी उतने ही होंगे और नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी उतने ही होंगे, चाहे आप गिन लीजिएगा, दोनों की तादाद सेम होगी, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक की तादाद को गिन लें और वही उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल है जी हाइड्रोजन की नहीं, क्लोरीन की। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और उसमें क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? HCl में क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, क्योंकि उसके साथ एक ही बॉन्ड होता है और एक हाइड्रोजन एटम उसके साथ जुड़ा होता है। अब दूसरी एग्जांपल है वाटर की। वाटर में ऑक्सीजन की वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बॉन्ड देखते हैं, या फिर उसके साथ उस ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम को देखते हैं। तो हाइड्रोजन एटम भी 2 ही जुड़े हुए हैं और बॉन्ड भी 2 ही जुड़े हुए हैं, तो इसकी वैलेंसी पानी में ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी। अब एक और एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन की वैलेंसी मालूम करने के लिए हम इसके गिर्द हाइड्रोजन एटम की तादाद देखेंगे। तो हाइड्रोजन एटम 3 है इसके गिर्द, तो यानी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 ही होगी। अब एक और एग्जांपल है मीथेन। मीथेन के गिर्द 4 हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं, तो इसलिए मीथेन की वैलेंसी क्या होगी, वो 4 होगी, ठीक है जी। अब ये टेबल है, उसमें क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन की वैलेंसी लिखी हुई है। अब उसके बाद है जी वैलेंसी ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड के हवाले से देखा था, या तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम काउंट कर लेते हैं और वही उस कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी होती है। अब आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? आयनिक कंपाउंड में जरा थोड़ी सी चीज डिफरेंट है। तो आयनिक कंपाउंड में हमने एक एलिमेंट है उसकी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उस एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन हासिल किए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन खारिज किए, ठीक है, अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। फिर से रिपीट कर देता हूं, अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, आयनिक कंपाउंड में अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन खारिज किए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन हासिल किए, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी होगी। इसको अब ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट ये होता है कि किसी एक एलिमेंट का सबसे बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को मुकम्मल करने का अमल। अगर किसी एलिमेंट के बैरूनी शेल में
4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए या फिर अपने बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को पूरा करने के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स खो देता है या लॉस कर देता है। अब दूसरी बात यह है कि अगर किसी एलिमेंट के बैरूनी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को पूरा करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स हासिल करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन 4 से कम है। ठीक है, तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा, तो यानी उस एलिमेंट यानी कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। दूसरे नंबर पर है मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 4 से कम होते हैं तो इसलिए वो दोनों के दोनों खारिज कर देता है, इसलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। इस तरह एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 3 के 3 ही खारिज कर देता है, क्योंकि ये 4 से कम होते हैं इसलिए, तो इसकी वैलेंसी होती है 3। अब है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 5 होती है और 5 चौके 4 से ज़्यादा है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी भी 3 ही होगी। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 चौके 5 से ज़्यादा है तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 8 उसके पूरे हो जाएंगे तो इसलिए उसकी वैलेंसी होगी A2। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा और उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, सिंपल आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है जो उसने या तो हासिल किए या फिर जितने उसने खारिज किए। अब ये एक टेबल है, इस टेबल में एलिमेंट्स, उनके सिंबल और वैलेंसी शो की हुई है, साथ साथ देखते हैं। अब इसमें कुछ एलिमेंट जिस तरह के कॉपर, मरकरी, आयरन, फास्फोरस वगैरह हैं, ऐसे भी हैं जिनकी 2-2 वैलेंसी लिखी हुई है। अब इनकी 2-2 वैलेंसी क्यों है? कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो 1 से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, ऐसी एलिमेंट्स की वैलेंसी को कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी ऑफ सच एलिमेंट्स इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। अब इसकी एग्जांपल क्या है जी? वेरिएबल वैलेंसी की एग्जांपल है फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। ये 2 मुख्तलिफ कंपाउंड हैं, इन दोनों कंपाउंड में आयरन यानी कि फेरम मौजूद है। अब आयरन का फार्मूला सिंबल होता है Fe, F बड़ा E छोटा। अब ये जो फेरम है ये लैटिन या फिर ग्रीक नेम से लिया गया है, लतीनी या रोमी ज़बान से ये लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम आयरन का सिंबल हम फेरस लिखते हैं। ठीक है, आयरन का जो सिंबल है वो फेरम से के जो पहले 2 वर्ड है Fe उनसे लिया गया है। तो फेरस सल्फेट में जो आयरन की वैलेंसी है वो 2 है और फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी जो है वो 3 है। ठीक है, अब फेरिस और फेरिक में आपने कंफ्यूज नहीं होना, फेरस भी फेरम से निकला है और फेरिक भी फेरम से निकला है। ठीक है, क्या करते हैं, फेरम की स्पेलिंग है FERRUM। इसका आखिर में जो UM लिखा होगा ना, इसे अगर हम हटाकर OUS लगा देंगे तो बनेगा फेरस, और ये जो वर्ड फेरस है वो कम वैलेंसी को शो करता है। ठीक है, अब ऊपर जिस तरह मैंने बताया कि फेरस सल्फेट उसकी वैलेंसी 2 है और दूसरा है जी फेरिक सल्फेट। अब इसी फेरम के एंड में से UM हटाकर IC लगा दें तो बन जाता है फेरिक। अब ये जो फेरिक है ना, फेरस की ज़्यादा वैलेंसी को शो करता है, फेरम की ज़्यादा वैलेंसी को शो करता है। ठीक है, अगेन मैं बता देता हूँ कि फेरिक और फेरस में क्या फ़र्क है। फेरम के सबसे आखिर वाले 2 लफ्ज़ हैं, उनको हटाकर OUS लगा देने से फेरस बन जाता है जो कि कम वैलेंसी यानी 2 को शो करता है, और अगर हम आखिर वाले 2 हरफ हटाकर IC यानी फेरिक लगा दें तो वो ज़्यादा वैलेंसी यानी 3 को शो करता है। तो ये थी वेरिएबल वैलेंसी। अब उसके बाद जी
हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है कंपाउंड। एलिमेंट्स में हमने एलिमेंट की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। इस तरह हमने उसकी डिफरेंट चीज़ें भी देखी थी। अब इसी तरह हम कंपाउंड की डेफिनेशन और उसकी डिफरेंट चीज़ें भी देखेंगे। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड कैसे बनता है या फिर कंपाउंड क्या होता है। अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में इस तरह मिलें कि वो एक फिक्स रेशियो से मिले तो उसे कहते हैं हम, तो उससे बनने वाली चीज़ जो होती है उसे कहते हैं हम कंपाउंड, ठीक है। एक ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के आपस में केमिकली कंबाइन होने से मिले, ठीक है, उसे कहते हैं हम कंपाउंड। सो अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो कंपाउंड, जब कंपाउंड बनता है तो क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट के मिलने से एक कंपाउंड बना है। फॉर एग्जांपल उन दो एलिमेंट्स के नाम हैं ए और बी और उनसे जो बना है कंपाउंड वो है सी, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो ए और बी कंबाइन करने से जो कंपाउंड बना है सी, उस अगर हम कंपाउंड को देखेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी उसके मिलने वाले एलिमेंट से। यानी कि ए और बी मिले थे और क्या बना था सी। अब जो सी की प्रॉपर्टीज होंगी वो ए या फिर बी दोनों से ही मुख्तलिफ होंगी। यानी कि सी एक बिल्कुल ही नई चीज बन गई हुई है, उसका किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से कोई लेना देना नहीं है, उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज अब बन चुकी हैं, ठीक है। तो कंपाउंड के हवाले से एक चीज तो ये हमने देखी कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के आपस में केमिकली कंबाइन करने से मिलकर बनता है और जब बन जाता है तो उसका एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं रहता, उसकी अपनी ही प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद कंपाउंड को ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कंपाउंड को तोड़कर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि सी को तोड़कर ए और बी में दोबारा वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ लगी। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं कंपाउंड फॉर्मेशन की। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, कोवलेंट कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैसे बनता है, ये बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन की कितनी रेशियो होती है, 12:32 या फिर 3:8। दूसरी एग्जांपल है वाटर की। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 से मिलकर बनते हैं, यानी कि उनके दरमियान रेशियो 1:8 होती है, ठीक है। अब कंपाउंड की क्लासिफिकेशन के बारे से हम पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी कि ये आज़ादाना मॉलिक्यूलर हालत में नहीं रहते। दे फॉर्म अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन्स, जिसमें से जो एक आयन होता है वो अपनी मुखालिफ चार्जेस वाले आयन से घिरा होता है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा खड़ा है और उसके इर्द गिर्द भी काफ़ी ज़्यादा बंदे खड़े हैं, इस तरह से आप समझ लें। These oppositely charged ions attract each other very strongly, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड को हम फार्मूला यूनिट से जाहिर करते हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला यूनिट क्या चीज़ है, ये हम इंशाअल्लाह इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लास्ट में। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं फार्मूला यूनिट से। अब इसकी एग्जांपल है NaCl, KBr, CuSO4। अब कोवलेंट कंपाउंड क्या है, कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं इन्हें बेसिकली हम ट्रू कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है, और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। अच्छा, अब आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको बता दूं।
आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, इन आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में बेसिक फ़र्क ये होता है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो उन्हें फार्मूला यूनिट्स से शो किया जाता है और कोवलेंट कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फार्मूला से शो किया जाता है। ठीक है, अब कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल है H2O, ACl और H2SO4। ठीक है जी। अब ये एक टेबल है जिसमें कंपाउंड और उनके केमिकल फार्मूला साथ साथ लिखे हुए हैं, तो ये फार्मूला देखते जाइएगा। तो आज के लेक्चर में हमने एलिमेंट्स को जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू किया और साथ हमने कंपाउंड्स वाला पोर्शन भी कवर अप कर लिया। सो इसको रीड कीजिएगा, याद करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।